हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 11th हिंदी ए सेमेस्टर 2 का एक और नया टॉपिक दैट इज बसंती हवा, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो दोस्तों, बसंती हवा बहुत ही सरल कविता है जिसे केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, तो इसको एंड तक देखना, ठीक है। वैसे अगर आप खुद से रीड करोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा, लेकिन अगर कहीं पे फिर भी डाउट होता है तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। एंड साथ ही साथ सबसे पहले हम कवि परिचय को समझेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम कविता को समझेंगे, ओके। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हिंदी के, इंग्लिश के या किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड टू योर आर्ट सब्जेक्ट, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स यूट्यूब के हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है, एंड वो भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स अपने सेंड करते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है सभी स्टूडेंट्स को भी और मुझे भी। तो आप लोग क्या करें, जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल सके। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे है और अपने क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, सेंड करते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि उनके थ्रू क्या होता है कि मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं है मेरे पास, उनके थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाती है, तो साथ में हम हेल्प के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो, ओके। नाउ अब आते हैं, हम बात करते हैं बसंती हवा की, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। कवि परिचय। तो देखिए, हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के एक प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल है। तो प्रमुख कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा नगर के कमासिन गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश के बांदा नगर के कमासिन गांव में हुआ था 1 अप्रैल 1911 में, और ये मध्यम वर्गीय परिवार से है, यानी मिडिल क्लास फैमिली से। इनके पिताजी हनुमान प्रसाद अग्रवाल और माताजी घसीटो देवी थी। केदार जी के पिताजी स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनके पिताजी भी कवि थे। केदार जी का आरंभिक जीवन कमासिन के ग्रामीण मोहल्ले में बीता, यानी पैदा भी वहीं पे हुए, तो वहीं पे वो रहे, पले बड़े, ठीक है। और शिक्षा दीक्षा भी उनकी वहां से ही हुई, शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी वहीं हुई। तदनंतर अपने चाचा मुकुंदलाल अग्रवाल के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई। केदार जी की काव्य यात्रा का आरंभ लगभग 1930 से माना जा सकता है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित केदारनाथ जी जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपने काव्य में सजाते दिखाई पड़ते हैं। साथ ही कवि की लेखन कभी कभी गांव के उन्मुक्त वातावरण में भी रस सी जाती है। उनके काव्य का एक पहलू मिट्टी की सौंधी खुशबू से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इनकी कविताओं में भारत की धरती की सुगंध और आस्था का स्वर भी सुनाई पड़ता है। प्रमुख कृतियाँ: युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, जमुन जल तुम, अपूर्वा, आग का आईना आदि, जो शिलाएं तोड़ते हैं, नींद के बादल। तो ये इनकी प्रमुख कृतियाँ है, प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अपूर्वा के लिए 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। किसके लिए मिला इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार? अपूर्वा के लिए। कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित हुआ। तो ये जो फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो इनकी कविता संग्रह है, इसके लिए भी इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। दोस्तों, अब हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाए ताकि, एंड साथ ही साथ कॉमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना, ओके। स्टार्ट करते हैं। बसंती हवा। बसंती हवा का क्या मतलब है? बसंती हवा का मतलब है बसंत काल में बहने वाली हवा, ठीक है। अब बसंत काल तो आपको पता ही होगा, ऋतुओं का राजा बोला जाता है बसंत काल को, है ना। हमारे भारत में कितने ऋतुएं होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, 6 ऋतु होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, जरा नाम भी सुन लो आप लोग। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शीत और बसंत। 6 ऋतुओं में से हमारे जो 6 ऋतु है, उनमें से जो ऋतुओं का राजा है उसे बोला जाता है बसंत ऋतु, है ना। ऋतुओं का राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो समय होता है, ये जो मौसम होता है, बहुत ही ज़्यादा सुहावना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस समय सारे पेड़ पौधे खिलने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, फल खिलने लगते हैं, ठीक है। एंड इस समय ना ही तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना होता है। हर जगह प्रसन्नता फैली होती है, सारे लोग बहुत खुश होते हैं। पेड़ों पर जो चिड़ियाएँ हैं वो क्या करती है, चहचहाती है। तो बहुत ही सुहावना, मनमोहक सा ये जो मौसम होता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं हमारी 6 ऋतुएं हैं, है ना। तो 2-2 महीने की हर एक ऋतु होती है। तो जो बसंत ऋतु है हमारे यहाँ, वो कौन से महीने का है?
मार्च से लेके अप्रैल तक का। मार्च से हमारा जो है यानी जब होली का समय होता है तभी से तो बसंत ऋतु हमारा शुरू हो जाता है ना, क्योंकि इस समय फिर जो ठंड है वो धीरे धीरे कम होने लगती है ना। तो मार्च से अप्रैल का जो महीना होता है वो हमारा बसंत ऋतु होता है, ठीक है। तो उस समय बसंत काल में हमारी बसंती हवा यानी कि बसंत काल में बहने वाली हवा जो है बहती है और जो कि हमें बहुत ही प्रसन्न कर देती है, ठीक है। ये आप जान लीजिए जो कविता लिखी गई है कौन सी शैली में लिखी गई है, तो ये गीत की शैली में लिखी गई है, यानी कविता को अगर हम गीत के रूप में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये पढ़ी जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो कविता है मैं शैली में लिखी गई है। मैं शैली का मतलब ये है कि बसंती हवा मानो ऐसा लग रहा है कि वो हमसे बातें कर रही हो, वो हमें अपनी बातें बता रही हो, ठीक है। तो मैं शैली में से लिखा गया है। जैसे हवा हूँ, हवा मैं, बसंती हवा हूँ, है ना। तो यहाँ मैं कौन है, यहाँ पे मैं जो है बसंती हवा है, तो वो ऐसा लग रहा है मानो हमसे बातें कर रही हो, ठीक है। हवा हूँ, हवा मैं, बसंती हवा हूँ। तो बसंती हवा क्या कहती है, बसंती हवा हम सभी से ये कह रही है कि मैं क्या हूँ, मैं हवा हूँ, हवा हूँ। कैसी हवा हूँ, बसंत काल में बहने वाली हवा हूँ, यानी मैं कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं बहुत ही अनोखी हवा हूँ, मैं कोई साधारण हवा नहीं हूँ, मैं विशेष हवा हूँ, ठीक है। मैं बसंत काल में बहने वाली बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। अब बसंती हवा हम सभी को कहती है कि सुनो मेरी बात, मैं कैसी हवा हूँ, मैं अनोखी हवा हूँ। माने अनोखी का मतलब होता है विचित्र, यानी नयापन लिए हुए। मैं बहुत ही विचित्र हवा हूँ। मैं कैसी हूँ, बावली हूँ, बावली का मतलब पगली हूँ, सीधी हूँ। तो मैं बड़ी ही पगली हवा हूँ। बड़ी मस्त मौला, मस्त मौला का मतलब होता है अपने में मग्न रहने वाली या मनमौजी। तो मैं मनमौजी हूँ। तो बसंती हवा यहाँ पे अपने बारे में बातें बताती है कि वो कैसी हवा है। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। अब वो कहती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। फिक्र का मतलब है चिंता, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, मेरे को किसी बात का कोई डर नहीं है, मैं निडर हूँ, माने साहसी हूँ, ठीक है। मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मतलब जहाँ मन करता है वहाँ घूमती हूँ। जो बसंती हवा है, हवा क्या है, हर जगह घूमती है ना। कहीं पे स्टॉप थोड़ी है कि यहाँ पे नहीं घूमेगी, तो हर जगह वो घूमती है, जिधर उसका मन करता है वहीं घूमती है। मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर का मतलब यात्री, अजब का माने विचित्र, यानी मैं कैसी हूँ, विचित्र यात्री हूँ। जहाँ मेरा मन करता है वहीं घूमती हूँ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, जिधर मन करता है वहीं चली जाती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ, हवा मैं, बसंती हवा हूँ। अब वो कहती है कि मेरा कोई घर बार नहीं है, माने मेरा कोई घर नहीं है कि मुझे वहाँ लौट कर जाना पड़े। ना ही मेरा कोई उद्देश्य है, उद्देश्य माने लक्ष्य। मेरा जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे इसे प्राप्त करना है, ये चाहिए मुझे, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। ना ही मेरी मन में किसी भी बात की कोई इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, तो कोई बात की इच्छा भी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना ही किसी चीज़ की मुझे आशा है, यानी उम्मीद है, मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। ना ही तो मेरा कोई प्रेमी है, ना ही मेरा कोई दुश्मन, कोई भी मेरा नहीं है। जिधर मन करता है वहीं घूमती रहती हूँ। हवा हूँ, हवा मैं, बसंती हवा हूँ। कैसी हवा हूँ, बसंती हवा हूँ मैं, बसंत काल में बहने वाली हवा हूँ, ठीक है। विशेष हवा हूँ, कोई ऐसी वैसी साधारण हवा नहीं हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हर खेत पोखर झूलती चली मैं, झुमाती चली मैं। हवा हूँ, हवा मैं, बसंती हवा हूँ। अब बसंती हवा कहती है कि मैं जहाँ से चलना मैंने शुरू किया था, ठीक है। जहाँ से चली मैं माने चलना शुरू करती है, जहाँ से वो, जहाँ को गई मैं। अब कहीं से उसने चलना शुरू किया और कहीं जाकर वो रुकी, कहीं जाकर वो पहुंची, तो उसके बीच में क्या क्या उसने देखा वो हमें बता रही है। जैसे उसने शहर देखा, गांव देखा, बस्ती देखी, बस्ती माने मोहल्ला देखा उसने, नदी देखी उसने, रेत देखा, रेत मीन्स बालू, है ना, बालू देखा उसने। निर्जन, निर्जन माने जो सुनसान इलाका होता है उसे बोलता है निर्जन, ठीक है। तो उसने सुनसान इलाके देखे। फिर उसने क्या देखे, फिर उसने खेत देखे, फिर उसने पोखर देखा, पोखर का मतलब होता है तालाब, ठीक है, पौंड। फिर उसने क्या कहा कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी, उन सभी चीज़ों को मैं झुलाती चली आई, मीन्स हिलाना डुलाना, नाचना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हिलाती डुलाती झुमाती हुई नचाती हुई उन चीज़ों को मैं आई, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, हवा हूँ मैं, हवा, बसंती हवा हूँ मैं, कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं अनोखी हवा हूँ, ठीक है। तो वो बता रही है कि रास्ते में जब वो जा रही थी तो उसने क्या क्या देखा, ठीक है। चढ़ी पेड़ महुआ तथाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोड़ा, किया कान में कूं, उतर कर भागी मैं, हर खेत पहुंची वहां गेहुओं में लहर खूब मारी।
अब देखो वो कहती है कि अब मैं कहाँ गई, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गई। कौन से पेड़ के ऊपर? महुआ के पेड़ के ऊपर। महुआ क्या है? एक पेड़ का नाम है, ठीक है। उसका जो फल होता है, महुआ जो है एक फल है जिससे शराब बनाई जाती है, ठीक है। तो महुआ क्या है? पेड़ का नाम। तो उसके ऊपर चढ़ी, उसे भी मैंने क्या किया? खूब उछाला कूदा, उस पर मैं खूब उछल कूद की, ठीक है। तथातप का मतलब होता है उछल कूद करना, हिलाना डुलाना, ठीक है। और फिर जब मैं उसमें खूब उछल कूद मचा रही थी उस पेड़ के ऊपर, तो मैं एकदम से धम करके गिर गई। धम का मतलब होता है एक आवाज के साथ गिरना। अब क्योंकि इतनी वो हुड़दंग मचा रही थी हवा, है ना, तो अब जब पेड़ के ऊपर हुड़दंग मचाएगी तो गिर भी जाएगी। तो वैसे कहती है कि मैं गिर गई। और फिर मैंने क्या हुआ, जब मैं गिर गई उस पेड़ से, तो मैं फिर किसके ऊपर चढ़ गई? आम के पेड़ के ऊपर, ठीक है। आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और उसे भी मैंने नहीं छोड़ा, उसे भी बहुत मैंने क्या किया? झकोड़ा, मीन्स हिलाना। उसे भी बहुत हिलाया मैंने, आम के पेड़ को। आम के पेड़ को भी मैंने खूब हिलाया डुलाया। फिर किया कान में कूं। कूं का मतलब होता है कान में आवाज करना। अब ये जो कूं है ये किसकी आवाज है? अब आप सोचो, बसंत काल में कोयल की आवाज आती है ना, तो बसंत काल में जो कोयल की आवाज आती है पेड़ के ऊपर से, तो वही आवाज वो। अब देखो आगे क्या होता है। अब आगे वो बोलती है कि आम के पेड़ पर भी मैंने खूब हुड़दंग मचाया, खूब हिलाया डुलाया उसे भी। उसके बाद मैं थक गई, तो अब मैं कहाँ आई? उतर कर नीचे भाग कर आ गई खेत की तरफ। फिर मैं पहुंच गई खेत में। खेत में भी गेहूं जो थे लगे हुए, बहुत सारे अच्छे लग रहे थे, उसको भी मैंने खूब उसमें लहर मचाई, ठीक है। उसमें भी बहुत लहर मारी मैंने। आपने देखा होगा बसंत काल में जो गेहूं होते हैं उसके जो खेत होते हैं वो किस तरीके से लहलाते हैं, है ना, हवा में। किस सुंदर, कितना ज़्यादा सुंदर वो दृश्य होता है। तो कह रही है कि खेत में भी मैंने क्या किया? बहुत ज़्यादा उसे लहराया। फिर आगे क्या होता है देखो। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। पहर दो पहर, पहर का मतलब है समय, ठीक है। प्रहर भी बोलते हैं इसे, और पहर का मतलब समय। तो कहती है कि मैं सिर्फ 1-2 घंटे के लिए वहां नहीं रही, मतलब थोड़े से समय के लिए वहां नहीं रही। अनेकों पहर तक मीन्स बहुत समय के लिए वहां पर रही, ठीक है। किस पर रही? इसी में रही। इसी में रही का मतलब है गेहूं के खेत में रही, ठीक है। तो गेहूं के खेत में चली गई थी ना वो, कम समय नहीं बिताया उसने, बहुत ज्यादा समय वहां पे बिताया। तो कहाँ बिताया उसने? गेहूं के खेत में, ठीक है। आगे देखो। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी। अब देखो अलसी जो है ना, क्या होता है? अलसी को तीसी भी बोलते हैं, यानी फ्लैक्सीड, एक वनस्पति है, ठीक है। तो वो उसका जो फूल होता है ना, वो ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसने कलसी ले रखी हो अपने हाथ में। कलसी माने पानी रखने का गोल पात्र, ये जो होता है ना मटका टाइप का, पानी रखने का एक गोल पात्र, तो इसे बोलते कलसी। तो जो अलसी है, उस अलसी का जो फूल है ना, वो ऐसा लगता है मानो जैसे उसने हाथ में कलसी ले रखी हो। तो वो ऐसी कह रही है कि देखो मैंने देखा वहाँ पे अलसी था जो कि ऐसा लग रहा था मानो उसने हाथ में कलसी ले रखी हो। तो मुझे क्या सूझी भाई, मैंने उसे भी हिलाया डुलाया, जैसे मैं सबको हिलाती डुलाती हूँ, ठीक है। महुआ के पेड़ को हिलाया झुलाया, वैसे ही आम के पेड़ को किया, तो वैसे ही अब मैं इसको भी हिलाने डुलाने लगी। पर उसमें से एक भी कलसी नहीं गिरी, उसमें से हिलाने डुलाने पर भी एक भी कलसी नहीं गिरी। अब उससे क्या होता है देखो, क्या होता है बसंती हवा का। इसी हार को पा, हिलाई ना सरसों, झुलाई ना सरसों, हवा हूँ मैं, हवा बसंती हवा हूँ। अब कहती है कि क्योंकि उसमें से एक भी कलसी नहीं गिरी, तो इससे क्या हुआ? इससे तो ये हुआ कि मैं हार गई, मैं तो हार गई। तो अब जब हार मैंने पाई तो इससे मुझे बहुत बुरा लगा, तो इसलिए मैंने फिर सरसों को नहीं हिलाई बिल्कुल भी। सरसों का जो खेत था ना, उसको फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। उसको ना मैंने हिलाया, ना मैंने उसको झुलाया, मैंने बिल्कुल ऐसा उस पर हाथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं पुनः हारना नहीं चाहती थी, ठीक है। क्योंकि अभी अलसी के पास गई, उसको हिलाया झुलाया तो वो बिल्कुल भी गिरी नहीं, है ना, तो वो हार गई। अब वो ये नहीं चाहती कि वो दोबारा से हार जाए। अगर ऐसे ही सरसों के खेत को हिलाने जाए और ना हिली तो फिर वो तो हार जाएगी दोबारा, तो वो दोबारा नहीं हारना चाहती, इसलिए उसने उसको भी हाथ नहीं दिया, ठीक है। मुझे देखते ही अरहरी लज्जाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था। अब देखो, अरहरी का मतलब है तहर का खेत। तो कहती है फिर मैंने किसको देखा? अरहरी को देखा, उसका खेत देखा, बड़ी ही लज्जाई हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा मुझसे लज्जित हो रही थी। मैंने उसे मनाया, बहुत मनाया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैंने उसे छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद एक पथिक आ रहा था। पथिक का मतलब रास्ते से कोई आ रहा था, ठीक है। उसी पर ढकेला हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलाते हर खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। अब वो कहती है कि रास्ते में जो पथिक आ रहा था तो उसको मैंने उसको ढकेल दिया, ठीक है। और फिर उसको ढकेलने के बाद जोर जोर से हंसने लगी, सारी दिशाओं में हंसने लगी। तो जो हवा होती है वो तो हर दिशाओं में होती है ना, तो हंसे लहलाते हरे खेत सारे, सारे खेत उस समय क्या थे? हरे भरे थे, और वो भी हंस रहे थे, मीन्स लहरा रहे थे। हंसी चमचमाती उस समय, यानी कि बसंत काल के समय जो आसमान होता है वो पूरा साफ होता है, पूरा आकाश नीले रंग का, पूरा साफ, कोई बादल नहीं, और नीचे हरे हरे खेत, पूरा चमचमाता हुआ वो दृश्य होता है।
और उस समय धूप भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि वो धूप हमें कष्ट नहीं पहुंचाती है, इसलिए वो हर इंसान के लिए प्रिय होती है। ठीक है, तो बसंती हवा में हंसी सारी सृष्टि, यानी सारी सृष्टि बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसन्न है। इस मौसम में सारे लोग, सारे जीव जंतु सभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मनमोहक ये दृश्य होता है, ये मौसम होता है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं हवा हूँ, और मैं कोई ऐसी वैसी साधारण हवा नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, मैं जो है एक अनोखी, एक विशेष हवा हूँ। दोस्तों एक और चीज़ आप ध्यान रखें, कविता में महुआ, आम, अलसी, सरसों, अरहर का उल्लेख मिलता है। इसका कारण यह है कि बसंत काल में महुआ का फल पकता है, आम के पेड़ में मंजर आता है, अलसी, सरसों, गेहूं व अरहर उगाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इस कविता में इनके नामों का प्रयोग, उल्लेखन किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से अलंकार है, तो ध्यान से देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार का सुंदर यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि अनुप्रास अलंकार कहाँ लगता है। जहाँ पे किसी वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे ह वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ह और ह है ना, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, तो यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार कहाँ होता है, पुनरुक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे एक सेंटेंस को एक से ज्यादा बार यूज किया जाए। जैसे हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, तो इसको कितनी बार यूज किया गया है ना, तो इसलिए पुनरुक्ति अलंकार। फिर मानवीकरण अलंकार कहाँ पे लगता है, जहां पर किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग जैसा दिखाया जाता है। जैसे हवा क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिखाया जा रहा है कि वो नाच रही है, वो गा रही है, वो हंस रही है ना। तो ये सब काम तो इंसान लोग करते हैं, हवा थोड़ी कर सकती है, लेकिन वैसा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बसंती हवा जो है, कवि ने यहाँ पे बसंती हवा का बड़ा ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। ठीक है, यहाँ पे बसंती हवा का अल्हड़पन दिखाया गया है, उसका मस्त मौला रूप दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों आई होप आपको कविता से रिलेटेड सारी बातें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।